गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। देखिए आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की क्लास पुनः स्टार्ट करने चल रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर में आपका सोशल स्टडी, जिसको सामाजिक अध्ययन कहते हैं, उसमें जो है अर्थशास्त्र का पाठ की शुरुआत हुई है। उसी क्रम में जो है हमने पिछली वीडियो में या पिछली कक्षा में पढ़ा था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे अगला टॉपिक है इसमें राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था 24 दिसंबर सन 1986 को, उसी डेट पर यानी 24 दिसंबर को ही राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और 24 अगस्त 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का निर्माण किया गया था, या अधिनियम पारित किया गया था, या अधिनियम बनाया गया था। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को उपभोक्ताओं के अधिकार को जो है बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस लिए प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसके बाद है इसी में उपभोक्ता भारत में जो है उपभोक्ता न्यायालय की संरचना, इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। संरचना के रूप में वही 3 स्टेप हैं: जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। तो उपभोक्ताओं की जो सुनवाई होती है, या जो भोक्ताओं का जो है शोषण के विरुद्ध जो है उसको सुरक्षा प्रदान करने वाले 3 स्टेप हैं। जिला स्तर पर जो है उनकी सुनवाई की जाती है, जिला फोरम, और राज्य स्तर पर है। इसके बाद राष्ट्रीय आयोग। ये 3 आयोग जो है इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के जो अधिकार हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये 3 आयोग या 3 फोरम बनाए गए हैं, या 3 न्यायालय बनाए गए हैं, जहां पर जो है उपभोक्ता अपनी शिकायत को अपने मानक अनुसार, इसके पहले की क्लास में हमने चर्चा कर चुके हैं कि कितने मानक तक, जैसे कोई वस्तु है उसकी क्षतिपूर्ति है या उसके विरुद्ध जो है व्यवसायी द्वारा शोषण किया गया है, अगर वह जो है 1 करोड़ से कम है तो जो है वह जिला फोरम में उसकी सुनवाई की जाती है। 1 करोड़ से ज्यादा है या 10 करोड़ से कम है, मतलब इस तरीके से जो हमने पिछली कक्षा में बताया वही है भारत में उपभोक्ता संरक्षण के न्यायालय की संरचना की गई है, जिससे जो है उपभोक्ता अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो है उक्त न्यायालय में या उक्त न्याय के लिए वहां पर अपने आवाज को उठाते हैं या अपनी शिकायत को दर्ज कराते हैं। तो इसी क्रम में जो है हमारा जो है अगला चैप्टर है, अगला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है? देखिए, जो भारतीय कृषि है इसका जो है हमारे अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। देश के जो उद्योग हैं, व्यापार है, पशुपालन है, इन सभी का विकास कृषि पर ही निर्भर करता है। कहने का मतलब प्राचीन काल में जो कृषि होती थी वह अर्थव्यवस्था का मेरुदंड, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य हिस्सा होती थी। अतः इस तरीके से जो है भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, या भारतीयों की जो जीवनचर्या है, या भारतीयों का जो जीवन है, वह अर्थव्यवस्था के साथ साथ वह अनेक आर्थिक क्रियाओं के साथ साथ उसमें जो है कृषि कार्य का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीन समय से लेकर आज तक अगर हम देखें जो है तो उसमें जो है भारतीय कृषि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे
भारतीय अर्थव्यवस्था के जो प्राथमिक क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र में जो है कृषि का प्रमुख स्थान रहा है। और स्वतंत्रता के समय भारत में जो जीडीपी थी, सकल घरेलू उत्पाद था, उसमें जो है कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग आता है। उस समय जो है स्वतंत्रता के समय जो है जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 55% रहा है। ये जो है स्वतंत्रता के बाद की बात है। उसी क्रम में जो है वर्तमान समय में जो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान रहा है वर्तमान में, वह लगभग 17.5% रहा है। ये 17.5% ये वर्तमान स्थिति है। ये वर्तमान स्थिति है, ये स्वतंत्रता के बाद की स्थिति है। कहने मतलब जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बहुत ही अधिक रहा है। उसकी तुलना में लगभग जो है वर्तमान समय में 17.5% जो है जीडीपी में कृषि का योगदान रहता है। कृषि क्षेत्र जो है लगभग मान चलिए 53% जो है 53% जो भारत की जनसंख्या है उसका 53% जो है जनसंख्या को रोजगार भारतीय कृषि ही प्रदान करती है। 53% जो जनसंख्या को जो है कृषि द्वारा रोजगार मिलता है। तो इस तरीके से ये है भारतीय कृषि में, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। ये संक्षिप्त है। इसी क्रम में जो है आपका अगला टॉपिक है भारतीय कृषि की क्या विशेषताएं रही हैं। इस विशेषताओं के आधार पर जो है हम भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो इसी क्रम में जो है आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि की क्या विशेषताएं रही हैं। भारतीय कृषि की विशेषताएं, देखिए भारतीय कृषि की विशेषताओं में पहली विशेषता है अर्धव्यापारिक कृषि। अर्धव्यापारिक कृषि में जो भारतीय कृषि है वह अर्धव्यापारिक कृषि है। इसमें जो है भारत में कहने मतलब भारत में जो है आज भी कृषि ना तो पूर्णतः निर्वाह कृषि है और ना पूर्णतः व्यापारिक कृषि है। तो कहने का अभिप्राय ये है जो कृषि भारत में की जाती है वह ना तो पूर्णतः जो है जीवन निर्वाह कृषि है और ना ही पूर्णतः व्यापारिक कृषि आधारित है। कहने मतलब यह अर्ध व्यापारिक कृषि है। इसमें जो है इससे व्यापारिक कृषि नाम मात्र की जाती है, बाकी अपने खाद्यान्न की आपूर्ति स्वयं के लिए या फिर अपने जीवन निर्वाह के लिए कृषि के माध्यम से अन्न का उत्पादन किया जाता है। यह भारतीय कृषि की पहली विशेषता है कि अर्ध व्यापारिक कृषि है। भारतीय जो कृषि है वह अर्ध व्यापारिक है। व्यापारिक दृष्टि से जो है पूर्ण रूप से जो है सफल कृषि या पूर्ण रूप से व्यापारिक कृषि नहीं है। इसमें जीवन निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि का मिला जुला असर रहता है या दोनों जो है सम्मिलित रूप से इस तरीके से कृषि की जाती है जिसमें जो है ऐसे खाद्यान्न उगाए जाते हैं जिसमें कुछ तो जो है व्यापारिक दृष्टि से जो है उपयोगी होते हैं और कुछ खाद्यान्न की दृष्टि से जो उपयोगी होते हैं। इस तरीके से भारतीय कृषि की पहली विशेषता अर्ध व्यापारिक कृषि का पाया जाना। इसके बाद है दूसरी विशेषता है परंपरागत कृषि प्रणाली। देखिए जो भारत के अधिकांश भाग पर जो भी किसान कृषि कर रहे हैं वह लगभग जो है पुरानी परंपरागत तकनीक से जो है कृषि कार्य कर रहे हैं। यानी मतलब उनके पास वही पुरानी पद्धतियां हैं, वही से जो है खेती करना या फिर इस तरीके से उन्हें जो है उन्नतशील बीजों के ज्ञान का अभाव है या फिर उर्वरकों के जो है ज्ञान का अभाव है। कहने मतलब जो प्राचीन काल में मनुष्य जिस तरीके से कृषि करता हुआ आ रहा था उसी तरीके से आज भी भारतीय कृषि उसी परंपरागत कृषि पर आधारित
भारतीय कृषि आज भी है, उसकी विशेषता के रूप में परंपरागत कृषि भारत में आज भी की जाती है। फिर तीसरी विशेषता है कृषि पर अत्यधिक दबाव। जो भारतीय कृषि है इस पर भारत की लगभग संपूर्ण जनसंख्या का 70% आबादी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, और उस पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जो आबादी है उसके जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन है या उनका जो मुख्य कार्य कह लिया जाए वह कृषि ही है। जबकि वास्तविक रूप में उतने लोगों की आवश्यकता कृषि में नहीं होती है। इस तरीके से कृषि पर निरंतर दबाव, भारतीय कृषि पर निरंतर दबाव बना रहता है। कारण क्या है? जैसे जो भी भूखंड है अगर उस पर जो है बहुत सारे लोग निर्भर रहेंगे तो उसकी बचत जो है या उससे जो उत्पादित होने वाले खाद्यान्न है या अन्न है वह जो जनसंख्या का दबाव उस पर अधिक रहेगा या जनसंख्या का भार अधिक रहेगा तो उसकी जो उत्पादन होगा वह स्वयं उनके आपूर्ति के लिए ही होगा, उससे कुछ वह अलग नहीं कर सकते हैं। कहने मतलब उन पर जब जनसंख्या ज़्यादा लोग जो है कृषि करेंगे और उसमें उत्पादकता एक निश्चित मानक के अनुसार होगी, उससे अधिक होगी नहीं, तो वहाँ पर जो है कृषि जो है दबी हुई रहेगी या उसके दबाव से जो है कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ सकता है या फिर जो है उस पर दबाव बना रहेगा तो उससे जो है लागत नहीं निकल पाएगी। तो इस तरीके से भारतीय कृषि की एक विशेषता ये भी है कि उस पर जो है कृषि पर अत्यधिक दबाव है। इसके बाद अगला पॉइंट है, अगली विशेषता है उत्पादन का निम्न स्तर। भारत में जो कृषक हैं, जो उनके कृषि कार्य करने का जो तरीका है या फिर उनके जो कृषि करते हैं वह प्रति हेक्टेयर या प्रति श्रमिक की दृष्टि से अन्य देशों की अपेक्षा उनका जो उत्पादन होता है वह बहुत ही कम होता है। यदि इनकी तुलना जो है भारतीय कृषि की तुलना जो है अगर हम विकसित देशों से करें तो उसकी तुलना में 1/3 या इससे भी कम उत्पादन भारतीय कृषि देती है। तो इस तरीके से एक विशेषता ये भी है कि उत्पादन का जो निम्न स्तर है, निम्न स्तर में और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे परंपरागत ढंग से खेती करना या फिर किसान का जो है निरक्षर होना, ये सारे कारण जो है इस निम्न उत्पादकता को दर्शाते हैं। या फिर उन्नतशील बीजों का अभाव या उर्वरक का अभाव या इस तरीके से दवाओं का अभाव, ये सारी चीजें जो है भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता को दर्शाती हैं या निम्न उत्पादकता की विशेषता को बताती हैं। इसके बाद अगला है छोटे छोटे भूखंड। भारतीय कृषि की एक विशेषता ये भी है कि भारत में जो कृषि की जाती है वह छोटे छोटे भूखंडों पर बहुत अधिक संख्या में की जाती है, क्योंकि भारत में जो है छोटे और सीमांत कृषक की मात्रा बहुत अधिक है या संख्या बहुत अधिक है। इस कारण जो है उनमें छोटे छोटे भूखंडों का पाया जाना स्वाभाविक है। इस तरीके से एक विशेषता ये भी है भारतीय कृषि की कि भारतीय कृषि जो है छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। इसके बाद फिर अगली विशेषता है मानसून पर निर्भरता। भारतीय कृषि जो है आज भी मानसून पर निर्भर है। भारत में अनेक ऐसे कृषि क्षेत्र हैं जहां पर आज भी सिंचाई की या इस तरीके से समुचित सेवाओं का या समुचित व्यवस्थाओं का अभाव है, जिससे क्या होता है कि भारतीय कृषि जो है आज भी मानसून पर निर्भर करती है। अगर बारिश होती है तो वहाँ के किसान, उस क्षेत्र के किसान अच्छी उत्पादकता प्राप्त करते हैं, अन्यथा जो है वे खाद्यान्न से या उस उत्पादकता से वंचित भी रह जाते हैं। तो इस तरीके से कहा जा सकता है भारतीय कृषि जो है मानसून पर निर्भरता बनी रहती है। इसके बाद है लास्ट है इसमें आधुनिक कृषि ज्ञान का अभाव। भारत के अधिकांश किसानों को जो आधुनिक कृषि संयंत्र हैं उनको चलाने के बारे में या फिर जो नवीन तकनीक के माध्यम से कृषि की अनेक नवीन तकनीकें वैज्ञानिकों द्वारा खोजी जा रही हैं, उनके ज्ञान का उन्हें पूर्णतः अभाव रहता है। इसका कारण क्या है? उनका निरक्षर होना या फिर उनके पास जो है धन की कमी होना या फिर धन का अभाव होना,
तो इस तरीके से ये एक विशेषताएं भी है कि भारतीय कृषि की कि उनको जो है आधुनिक कृषि ज्ञान का अभाव, उनके जो भारत में कृषि करने वाले किसान हैं उन्हें आधुनिक कृषि करने का ज्ञान का अभाव है। तो इस तरीके से हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।